हे, इट्स सोरा। उसकी आंखों में अचानक से एक जानलेवा चमक आ गई। क्या सच में उस बच्ची को मार देना चाहिए? एवन बुरी तरह डरकर पीछे घूमा। मैडम। तभी एक जोर की आवाज गूंजी। लाई घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी थी और उसका पूरा शरीर डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। वियोना ने ऊपर से उसे घूरते हुए एकदम ठंडी आवाज में कहा, अगर मैं तुम्हें अभी इसी वक्त जान से मार दूं ना, तो भी मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। फिर उसने एवन की तरफ देखते हुए ताना मारा, यहां तक कि तुम्हारा ये भरोसेमंद इंसान भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। उसने वापस उस बच्ची की तरफ देखा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ही यही है। अचानक वियोना की हरी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी नजर उस कांपती हुई बच्ची की आंखों पर पड़ी। वो चमकती हुई गोल्डन आंखें। एवन ने घबराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिस। उसने तुरंत वायोना के कंधे को कसकर पकड़ा और एक ही झटके में उसे पीछे की तरफ खींच लिया। वायोना का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। वो धड़ाम से पीछे रखी कुर्सी पर गिरकर बैठ गई और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, लुक्स लाइक मुझे तुमसे बहुत कुछ सुनने की जरूरत है। लाई ने रोते हुए उसकी ड्रेस का किनारा कसकर पकड़ लिया। आई एम सॉरी। ये सब मेरी गलती है, बॉस की इसमें कोई गलती नहीं है। वायोना का गुस्सा अब थोड़ा शांत हो गया था। उसने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी नरमी थी। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम असल में कौन हो, है ना? इनायरी, एम्पायर के वेस्ट का वो डेजर्ट ट्राइब जो पूरी दुनिया से एकदम कटे हुए हैं, जिनके बारे में आम लोग कुछ नहीं जानते। और सबसे खतरनाक बात, वो इंसान नहीं है। उनके यूनिक फीचर्स और अजीब हरकतें इस बात का पक्का सबूत हैं। और उनका सबसे ऑब्वियस फीचर है उनकी वो बिल्लियों जैसी आंखें। नॉर्मली तो वो बिल्कुल आम इंसानों जैसे ही दिखते हैं, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा इमोशनल या अग्रेसिव होते हैं तो उनकी पुतलियां सिकुड़कर ट्रायंगल शेप की हो जाती हैं। इस बच्ची की आंखें बिना किसी डाउट के उसके अंदर दौड़ रहे इनायरी ब्लड लाइन का चीख चीख कर सबूत दे रही थीं। वियोना ने उसे गहरी नजरों से देखा। तुम्हारी एक पल की लापरवाही ने तुम्हें और हमारे पूरे मर्चेंट ग्रुप को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। उसकी आंखों में एक क्लियर वार्निंग थी। अगर तुम सच में नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे आसपास के लोग मुसीबत में पड़ें, तो तुम्हें हर वक्त अलर्ट रहना होगा। जिस पल तुमने अपना गार्ड डाउन किया, समझ लेना तुम और तुम्हारे आसपास का सब कुछ डेंजर में आ जाएगा। ये कड़वा सच सुनकर लई की आंखों से आंसू छलककर उसके गालों पर लुढ़क गए। वायोना ने बड़े प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा और पूछा, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? क्या तुम सिर्फ इसलिए रो रही हो क्योंकि गलती करने पर तुम्हें सजा मिली है? लेकिन एक बात तो साफ थी, ये बच्ची किसी भी एंगल से प्योर ब्लड इनायारी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसका स्किन कलर डेजर्ट में रहने वालों से बिल्कुल ही अलग था। और इस दुनिया की सबसे बड़ी और असली प्रॉब्लम तो ये थी कि ये एम्पायर हाफ ब्लड इनायारिस से और भी ज्यादा नफरत और डिस्क्रिमिनेशन करता है। समझ रही हो तुम? वियोना की आवाज अब पहले से थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, अगर तुम्हें अपने साथ हुआ सुलूक अनफेयर लगता है, तो स्ट्रांग बनो। जमीन पर घुटनों के बल बैठी लाई को ऊपर से घूरते हुए उसने आगे कहा, इतनी स्ट्रांग बनो कि अगर कल को तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज भी हो जाए ना, तब भी कोई तुम्हारा बाल भी बांका ना कर सके। अचानक वियोना की नजरों में एक डरावनी ठंडक आ गई, वरना इस दुनिया में बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाओगी। और हाँ, तुमने मेरे साथ जो बदतमीजी की है ना, उसका हिसाब मैं बाद में करूंगी। वायोना की आंखों में एक पल के लिए एक जानलेवा चमक आई और तुरंत गायब हो गई, जैसे कोई भयानक लेकिन छोटा सा सपना हो। वहीं दूसरी तरफ एवन सोफे पर बैठा हुआ था। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे की तरफ झुकाया और बड़ी शांति से बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो बदतमीजी की उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मिस वियोना, एवन ने अपना सिर ऊपर उठाया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं। वायोना ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और हल्का सा तंज कसते हुए बोली, ये बातें एक मर्चेंट के मुंह से शोभा नहीं देती। मीठी बातों में फंसाकर बातों से लोगों को बेवकूफ बनाना, क्या यही एक मर्चेंट का असली काम नहीं होता? आइवन थोड़ा सा मुस्कुराया। हाँ, काउंट सर भी अक्सर मेरे बारे में यही कहते हैं। वियोना उसे गौर से देख रही थी और वो मन ही मन सोच रही थी कि ग्रैंडपा को बहुत अच्छे से पता था कि ये इंसान कैसा है, फिर भी उन्होंने पूरा का पूरा मर्चेंट ग्रुप इसके हाथों में सौंप दिया। एवन ने अपने दोनों हाथ एक साथ जोड़े और उसके चेहरे पर अब एक बेहद सीरियस एक्सप्रेशन था। वायोना अभी भी उसी उधेड़बुन में थी। आखिर इस लड़के में ऐसी कौन सी खास बात है जो ग्रैंडपा इस पर इतना ट्रस्ट करते हैं? क्या इसका शार्प बिजनेस माइंड? तभी एवन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और एक बार फिर से मुस्कुराते हुए कहा, मिस वियोना, आप और काउंट सरना बिल्कुल एक जैसे हो। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मुझे ये फील हो गया था। वियोना ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। उसके चेहरे पर साफ कन्फ्यूजन झलक रहा था।
वो मन ही मन सोचने लगी, पहली बार देखा था, क्या इसका मतलब उस दिन से है जब ग्रैंडपा की डेथ हुई थी? इस वक्त आवन की आंखों में जो भाव थे उन्हें किसी भी तरह से प्लेजेंट तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था। मुझे भी उसका उस बच्चे को इस तरह अनकंडीशनली प्रोटेक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, वॉयना ने सोचा। और ये आदमी जिसने अभी अभी एक छोटे से बच्चे को इतनी बुरी बुरी बातें बोली हैं, ऑब्वियसली इसके मन में मेरे लिए भी कोई अच्छी फीलिंग तो नहीं होगी। लेकिन फिर ये मुझे इतनी अफेक्शनेट नज़रों से क्यों देख रहा है? वियोना ने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया और एकदम फ्लैट टोन में बोली, वेल, ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड बात कही तुमने। इवन ने बड़ी शांति से जवाब दिया, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ मिस। वियोना ने बिना बात घुमाए सीधा पॉइंट पर आते हुए पूछा, क्या तुम लाई के साथ जानबूझकर इतने स्ट्रिक्ट हो रहे थे? एवन ने पलटकर पूछा, मुझे समझ नहीं आया कि आपका क्या मतलब है। वियोना ने समझाना शुरू किया, यंग मास्टर लाई एक हाफ ब्लड इनायारी है। उसकी एक छोटी सी भी गलती इस पूरे मर्चेंट ग्रुप को बहुत बड़े डेंजर में डाल सकती है। हाफ ब्लड इनायरिस को इस दुनिया में एक डिसग्रेस की तरह देखा जाता है। ऐसे में एक ऐसे बच्चे को अपने साथ लेकर चलते वक्त मर्चेंट ग्रुप को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। एवन ने अपनी नज़रें नीचे कर लीं। वियोना ने अपनी बात जारी रखी, तुम जानबूझकर उसे एक वार्निंग देना चाहते थे ना, उस बच्चे की भलाई के लिए और मेरी भलाई के लिए भी। वायोना अब सीधा उसकी आंखों में घूर रही थी, लेकिन जब तुम्हें ये सब पहले से पता था तो तुमने एक इतने रेकलेस बच्चे को बिना किसी डिसिप्लिन के ऐसे ही मनमानी क्यों करने दी? एवन ने अपना सिर झुका लिया, मैं कोई एक्सक्यूजेज नहीं देना चाहता, ये सब मेरी गलती है। फिर एवन ने अपना सिर ऊपर उठाया, लगता है मेरा इंट्यूशन बिल्कुल सही था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी स्माइल आ गई। आप और काउंट सर सच में बिल्कुल एक जैसे हो मिस। ये बोलते हुए एवन की आंखों में एक अजीब सी नरमी आ गई थी। काउंट सर भी हमें ऐसे ही बुरी तरह डांटा करते थे। एवन की नज़रें अब कहीं दूर खोसी गई थीं, जैसे वो किसी पुरानी याद में चला गया हो। मैं एक अनाथ था, वो आपके ग्रैंडपा काउंट पिसोंग ही थे जिन्होंने मुझे उस जगह से निकाला था। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं ऐसा हुआ था। एवन ने अपनी नज़रें वियोना की तरफ घुमाते हुए कहा, उन्होंने सच में नर्क जैसी जिंदगी से बहुत सारे बच्चों को आज़ाद करवाया है, जिसमें वो बच्ची भी शामिल है जिसे आपने अभी अभी देखा था। वायोना ने तुरंत सवाल दागा, तो क्या ग्रैंडपा को उस बच्ची की रियल आइडेंटिटी के बारे में पहले से पता था? एवन ने पूरी सीरियसनेस के साथ हामी भरी, हाँ, काउंट सर को शुरू से सब कुछ मालूम था। ये सुनते ही वायोना की मुट्ठियां एकदम से कस गईं। लेकिन आखिर क्यों? एवन की आवाज़ अब थोड़ी भारी और गहरी हो गई थी। उनका कहना था कि वो ये सब सिर्फ अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कर रही हैं, फॉर अटोनमेंट। वियोना मन ही मन उधेड़बुन में लग गई। प्रायश्चित? लेकिन किसके लिए? क्या मेरे लिए? या फिर मार्शनेस के लिए? ग्रैंडपा ने अपनी पूरी जिंदगी उन अबैंडन्ड बच्चों को बचाने और अपने गुनाहों का पश्चाताप करने में ही निकाल दी, पहले भी और आखिरी सांस तक भी। वियोना ने अपनी सोच से बाहर आते हुए पूछा, ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ? बहुत सारे, एवन ने जवाब दिया। और क्या वो सब हमारे इसी मर्चेंट ग्रुप के लिए काम करते हैं? हाँ, उनमें से ज्यादातर लोग यही हैं। अब वायोना के दिमाग के तार जुड़ने लगे थे। शायद ग्रैंडपा ने ये पूरा मर्चेंट ग्रुप एवन के हाथों में इसलिए सौंपा था क्योंकि उन्हें अपने इस इतने बड़े सीक्रेट को दुनिया से छुपाने के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर इन क्राइम की जरूरत थी। और सच कहा जाए तो इस काम के लिए एवन से बेटर कैंडिडेट भला और कौन हो सकता था? ये बात तो वियोना को समझ आ गई थी, लेकिन अभी भी एक चीज थी जो उसे खटक रही थी। क्या सच में एवन ही इस मर्चेंट ग्रुप का असली मास्टर है? वायोना ने गहरी सोच में अपनी पलकें झुका लीं। एवन रिलायबल है, लॉयल भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो किसी भी एंगल से ऐसा इंसान नहीं लगता जिसने लुया टी मर्चेंट ग्रुप जैसा बड़ा बिजनेस एम्पायर खुद खड़ा किया हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि लुया टी को किसी और ने बनाया था? तभी अचानक दरवाजे के बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें और शोरगुल सुनाई दिया। वियोना और एवन दोनों एक साथ पलटे और दरवाजे की तरफ देखने लगे। अगले ही सेकंड दरवाजा जोर से खुला और काउंटेस बुरी तरह घबराई हुई हालत में हांफते हुए अंदर भागी आई। अनाशा यहाँ क्या कर रही है? वियोना ने अपनी ठुड्डी पर हल्का सा हाथ फेरा और एक गहरी सांस ली। मैंने सच में बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुमसे यहाँ मुलाकात होगी, अनाशा। बाहर कॉरिडोर में जूतों की खटखट की आवाज गूंज रही थी। वियोना बड़े आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गई और एवन एक लॉयल गार्ड की तरह उसके ठीक बगल में खड़ा हो गया। वियोना की आंखों में अब एक तेज चुभने वाली चमक थी और उसके होठों पर एक हल्की सी स्मर्क आ गई। ओह, तो ये बात है। आशा, ये वो निकनेम था जिससे मेरे ग्रैंडपा बड़े प्यार से अनाशा को बुलाया करते थे। उसकी नजरें एकदम शांत लेकिन तेज थीं। अब सारी पजल सॉल्व हो चुकी थी। ये लुया टी ब्रांड, ये असल में अनाशा ने ही खड़ा किया था।
ये सच्चाई आखिरकार सामने आते ही वॉयना ने हल्के से अपना निचला होंठ दबा लिया। मैंने सच में नहीं सोचा था कि ये बात मुझे अब जाकर पता चलेगी। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। अब मैं इस बात का क्या मतलब निकालूं? अनाशा मेरी तरफ पलटी और हड़बड़ाहट में बोली, वायोना, मुझे गलत मत समझना। मैंने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और सीधा उससे पूछा, मैंने क्या गलत समझ लिया? अनाशा ने अपनी आंखें नीची कर लीं और अपने दोनों हाथों से एक बहुत ही खूबसूरत सा फैंसी वुडन बॉक्स मेरी तरफ बढ़ाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। इस बॉक्स को अपने पास रखने से बेटर है कि मैं ये तुम्हें दे दूं, वियोना। मेरी आंखों में अचानक एक तेज चमक आ गई। क्या ये कोई नाटक कर रही है? उसने ग्रैंडपा को धोखा दिया और पूरा का पूरा मर्चेंट ग्रुप हड़प लिया। लेकिन अगर उसने हमें धोखा दिया भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर ग्रैंडपा उसी की देखभाल में बहुत शांति से इस दुनिया से गए थे, और सच कहूं तो मेरा भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। वो वुडन बॉक्स खुला और उसके अंदर ढेर सारी चमचमाती हुई ज्वेलरी रखी थी। मैं बॉक्स के अंदर रखी उन पुरानी चीजों को घूर रही थी, तभी अनाशा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैंने सुना है कि ये सारी चीजें तुम्हारी माँ के बचपन की हैं। मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, एकदम फ्लैट। मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। अनाशा का चेहरा अचानक से और भी ज्यादा मुरझा गया। क्या तुम अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हो कि थियोना ही तुम्हारी माँ है? मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस वुडन बॉक्स को खट से बंद कर दिया। तुम्हें इन सब बातों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अनाशा के होंठ हल्के से कांपने लगे और वो भड़कते हुए बोली, आई हेट यू वियोना। मैं अभी भी बिल्कुल शांत बैठी थी। तो मैं क्या करूं? इसका मतलब क्या है? अंदर ही अंदर मेरा दिमाग पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो चुका था। सीरियसली, ये सब क्या बकवास चल रही है यार? मुझे बस घर जाना है और अपने बेड पर चुपचाप जाकर सो जाना है। तभी अचानक अनाशा ने अपना हाथ जोर से टेबल पर पटका। तुम्हारे पास वो सब कुछ हो सकता था। वो पूरी तरह से इमोशनल और हाइपर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर हमेशा ये मुझे दुनिया से कोई मोह नहीं है वाला एक्सप्रेशन क्यों रहता है? यू इडियट। मुझे अब सच में बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगी थी। ये मुझ पर क्यों चिल्ला रही है भाई? टेक्निकली तो यहां मुझे उस पर चिल्लाना चाहिए ना। मैंने हार मानकर अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और एक गहरी सांस ली। तो अनाशा, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? पॉइंट पर आओ। अनाशा ने अपना हाथ अपने सीने पर कसकर रखा और हकलाते हुए बोली, मुझे लगता है कि तुम, या फिर क्या मुझे तुमसे ये सवाल पूछना चाहिए? अनाशा की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उनमें आंसू साफ झलक रहे थे। बस यही वो वजह है कि मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूं, उसने भड़कते हुए कहा। तुम हमेशा ऐसे बिहेव करती हो जैसे तुम्हें इस दुनिया से कोई मोह ही ना हो, जैसे तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें उससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें हाई सोसाइटी के लोगों की बातों और उनके ओपिनियंस की जरा भी परवाह नहीं है? वियोना के चेहरे पर अभी भी वही खतरनाक वाली शांति थी। वो बिल्कुल काम थी। क्या सच में दूसरों की उन नफरत और जलन भरी नजरों की परवाह करने की कोई जरूरत है? उसने बड़ी कैजुअली जवाब दिया, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीना ही अपने आप में काफी एग्जॉस्टिंग काम है। अब मैं दूसरों के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से खुद को एडजस्ट करके और नहीं थकना चाहती। जब मैंने पास्ट में समझदारी दिखाने की कोशिश की थी तब मैंने चुपचाप और गुमनाम रहकर जीने का ट्राई किया था, लेकिन मैं दोबारा वो बेवकूफ़ी भरी गलती नहीं दोहराना चाहती। अनाशा ने हताश होकर कहा, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि वो तुम्हारे इस रवैये को लेकर कितनी ज्यादा वरीड रहती हैं? वायोना एकदम चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या मेरी जिंदगी सच में इतनी पैथेटिक लग रही है? अगर मैं थोड़ा ध्यान से सोचूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा से अपनी मर्जी की मालिक रही हूं और ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो मैं तो काफी वेल बिहेव्ड रही हूं। आखिर मैं बस शांति से लैंड एस्टेट में ही तो बैठी रहती हूं। अनाशा ने एक गहरी सांस ली और हार मानते हुए सोफे पर बैठ गई। तुम शायद अभी भी नहीं समझ रही हो, उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा। आखिर इस इनहेरिटेंस राइट को एक्सेप्ट करने का असली रीजन क्या है? अनाशा की सीरियस आवाज कमरे में गूंजी। वायोना, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि उस बच्चे को एक डिसेबिलिटी है और रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो उसके पास इनहेरिटेंस का कोई राइट बनता ही नहीं है। ये सुनते ही वायोना ने अपने हाथों से ईएल की आंखों को हल्के से ढक लिया। अनाशा उसे समझा रही थी, अगर तुम फाउंडर के नाम पर इस बात का लीगली विरोध करोगी तो वो विल कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। अगर सच में ऐसा ही होता तो मैं अपनी पास्ट लाइफ में इवान के उस टाइटल को इनहेरिट करने के खिलाफ जरूर आवाज उठाती, वायोना ने अपने मन में सोचा। वैसे भी उसका टाइटल छीनने की कोई खास जरूरत नहीं है। उसने अनाशा से कहा, आखिर तुम्हारे हाफ ब्रदर को भी तो एक मिडिल नेम मिला ही था ना? अनाशा पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी थी लैंड और इवन के मैटर का। हमारी अभी की इस डिस्कशन से आखिर क्या कनेक्शन है?
उसने वियोना को कुरेदते हुए फिर से पूछा। वियोना, क्या सच में तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने का जरा भी एम्बिशन नहीं है? वायोना के चेहरे पर एक हल्की सी स्मर्क आ गई। ऐसा तो नहीं कह सकती कि मेरे अंदर एम्बिशन बिल्कुल नहीं है। आखिर इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसके अंदर एम्बिशन ना हो? ऐसा तो सिर्फ कोई बहुत बड़ा सेंट ही हो सकता है। अनाशा अचानक झटके से अपनी जगह से खड़ी हो गई। तो फिर तुम किसी टाइटल के लिए फाइट क्यों नहीं करती? तुम सिर्फ काउंट की पोजीशन ही नहीं, तुम चाहो तो एक मार्क्वेस तक बन सकती हो। तभी वियोना ने उसे शांत कराते हुए याद दिलाया, शायद तुम भूल रही हो कि मैं क्राउन प्रिंस की फियांसी हूं। अन्नाशा की आंखों में एक हल्का सा मजाक और कॉन्टेम्प्ट था। उसने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम सच में उस आने वाली कमिंग ऑफ एज सेरेमनी का बहाना बनाकर बस टाइम स्टॉल करने की कोशिश कर रही हो? वो सेरेमनी जो अब तक हुई भी नहीं है? यह सुनते ही वियोना की नजरें एकदम शार्प हो गईं। मेरी कोई कमिंग ऑफ एज सेरेमनी नहीं होने वाली। यह बात सिर्फ एम्परर और क्राउन प्रिंस जानते हैं, और सच कहूं तो उन्हें भी ये बात आज मेरे पैलेस लौटने के बाद ही पता चली है। तो मुझे बस इतना बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? अन्नाशा थोड़ा सा घबराई, उसकी आंखें हल्की सी झपकी, लेकिन उसने तुरंत बात घुमाते हुए कहा, इतनी नर्वस होने की जरूरत नहीं है यार, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वियोना की आंखों में एक दृढ़ निश्चय था, वो टस से मस नहीं हुई। ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तुमने जो कुछ भी कहा है वो सीधा इस बात को एडमिट करने जैसा है कि तुमने मेरे आसपास अपना कोई स्पाई छोड़ रखा है। अन्नाशा ने एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें नीचे कर लीं। वियोना, मैं हमेशा से तुम पर नजर रखे हुए हूं। तुम्हें तो पता ही है, पैलेस में बहुत सारे आइज एंड ईयर्स होते हैं। मैं तो बस उनमें से किसी एक के ही कांटेक्ट में हूं। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, मैं एल की कसम खाकर कहती हूं। वियोना ने उसे घूरते हुए कहा, रॉयल पैलेस के अंदर अपना स्पाई प्लांट करने के लिए तुम्हारे पास सच में काफी तगड़ी पावर और एबिलिटी होनी चाहिए। वैसे भी एक बड़े मर्चेंट गिल्ड को स्मूथली चलाने के लिए ये कनेक्शंस बहुत जरूरी हैं। आखिर यही तो तुम्हारे सर्वाइवल का फाउंडेशन है ना? अन्नाशा ने वॉयना को बहुत ही गहराई से देखा और फिर एक ऐसा सवाल पूछा जो शायद वो बहुत पहले से पूछना चाहती थी। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, आखिर तुम ये सब कुछ गिव अप क्यों कर रही हो? वियोना ने पलटकर पूछा, क्या तुम्हारा मतलब इस टाइटल से है? अन्नाशा की नजरें अब वियोना के चेहरे से हटकर मानो हवा में कहीं दूर चमकते हुए जूल्स और वेल्थ को देख रही थीं। सिर्फ टाइटल की बात नहीं है, तुम हर चीज को लेकर इतनी इंडिफरेंट कैसे हो सकती हो? तुम्हें किसी भी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो लोग हों या कीमती चीजें। टाइटल तो बस उस पूरी पिक्चर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अन्नाशा ने थोड़ा और जोर देकर पूछा, सच बताओ, तुम्हारे लिए आखिर फैमिली का मतलब क्या है? वॉयना ने बिना कुछ कहे अन्नाशा की तरफ अपनी पीठ घुमा ली। उसकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन था। फैमिली? मेरे लिए इस वर्ड की कोई खास वैल्यू या मीनिंग नहीं है। यह सुनते ही अन्नाशा की आंखों से अचानक आंसू छलक पड़े। वो भर्राई हुई आवाज में बोली, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे हमेशा अंदर से यही फील होता है कि तुम किसी भी पल अचानक से। उसने अपने हाथ कसकर भींच लिए। मुझे इस बात से सख्त नफरत है कि तुम उसके प्यार को लेकर इतनी कोल्ड और इंडिफरेंट हो। अन्नाशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके आंसू छलक पड़े। मुझे नफरत है कि तुम ये समझने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करती कि उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। उसने अपना हाथ अपने भारी मन से सीने पर रख लिया। आंसू लगातार उसके गालों से बह रहे थे और उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और एक गहरी कन्फ्यूजन थी। मैं सच में पागल हो रही हूँ क्योंकि तुम उसकी तरह हो और इसीलिए मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं सच में नफरत करना चाहती हूँ, लेकिन साथ ही मैं तुम्हारी इतनी शुक्रगुजार भी हूं कि तुम एएल को मेरी जिंदगी में लेकर आईं। वियोना ने चिल्लाकर कहा, अन्नाशा, वो काउंट पाइजन की वेल्थ के लिए उनके करीब नहीं आई थी। वो बस आखिरी पल तक उनके साथ रहना चाहती थी। वो मेरे ग्रैंडफादर से सच्चे दिल से प्यार करती थी। 1 मिनट। तो फिर? अन्नाशा सोफे पर बैठी हुई थी और इवान उसके ठीक पीछे खड़ा था। दोनों के ही चेहरे पर एक भारी सीरियसनेस छाई हुई थी। अब वियोना सोफे पर बैठी थी और इवान उसके सामने खड़ा था। इवान ने बताना शुरू किया, अन्नाशा भी उन बहुत से लोगों में से एक है जिन्हें काउंट ने बचाया था। हमारे लिए वो हमारी सेवियर हैं। डिस्पेयर के उस गहरे अंधेरे में मिलने वाली उम्मीद की इकलौती रोशनी। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम जैसे लोगों के लिए जो बस किसी तरह अपनी सांसें गिन रहे थे, काउंट का बढ़ाया हुआ वो हाथ किसी डिवाइन सैल्वेशन से कम नहीं था। क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने मुझे क्यों बचाया था? ये कहते हुए इवान वियोना के पास अपने एक घुटने के बल बैठ गया ताकि उसकी नजरें बिल्कुल वियोना की आंखों के लेवल पर आ सकें। उसका चेहरा एकदम सोलम था। वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था। उसके पीछे उन बच्चों की एक झलक थी जिन्हें काउंट ने अपनाया था। काउंट पूरी दुनिया में घूमे और उन्होंने कई ऑर्फन्स को अडॉप्ट किया।
उनमें से कुछ बच्चे सच में बॉर्न जीनियसेस थे और अनाशा तो उन सब में एक्सेप्शनल थी। उसका बिजनेस माइंड एकदम अनमैच्ड है। काउंट ने उसे ट्रेन करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। वियोना की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। इसका क्या मतलब है? ग्रैंडफादर की स्पॉन्सरशिप और वो सारे बच्चे, वो सब मेरे लिए कैसे हो सकते हैं? इवन ने एकदम फ्लैट टोन में कहा, ये मर्चेंट गिल्ड न तो मेरा है और न ही अन्नाशा का। वायोना अपनी जगह पर बिल्कुल सुन खड़ी रह गई, जैसे किसी तेज रोशनी ने उसे घेर लिया हो। यवन की आवाज गूंजी, ये पूरी तरह से आपका है। वियोना ने उलझन में पूछा, तो फिर मुझे ये सब अब क्यों बता रहे हो? अन्नाशा ने अपनी नजरें झुका लीं। हमें इसे सीक्रेट रखना ही था। हम ऑफिशियली आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे, पानी की सतह पर बिखरे हुए खून से सने गुलाबों की तरह। हालात बेहद नाजुक थे। आप क्राउन प्रिंस की फियांसी हैं और ऑपोजिशन फैक्शन आज भी आपके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर पिजन फैमिली की सारी वेल्थ ऑफिशियली आपके नाम ट्रांसफर कर दी जाती तो वो लोग बिना एक पल सोचे आपको एलिमिनेट करने के लिए कदम उठा लेते। वियोना की आंखों में एक अजीब सी ठंडक आ गई। मेरी पास्ट लाइफ में उन्होंने मुझे ये सब कभी नहीं बताया था। आखिर तब में और अब में क्या डिफरेंस आ गया है? मुझे सोचने दो। अन्नाशा ने एक बार कहा था कि वो मुझसे नफरत करती है क्योंकि ग्रैंडफादर का सारा अटेंशन सिर्फ मुझ पर रहता था और इसलिए भी क्योंकि मैं उसके जैसी दिखती थी। लेकिन आखिर में उसने मुझे एएल को उसकी जिंदगी में लाने के लिए थैंक यू कहा था। अब मैं समझी, मानो पजल का आखिरी पीस अपनी सही जगह पर बैठ गया हो। उस वक्त वो सच नहीं बोल पाई थी, उस मरे हुए बच्चे के लिए और अपने रिवेंज के लिए, लेकिन फिर भी उसने ग्रैंडफादर के एहसानों को चुकाने की अपनी पूरी कोशिश की। मेरी पास्ट लाइफ में अन्नाशा को मुझसे हमेशा एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता था और उसका मेन सोर्स यही पिजन मर्चेंट गिल्ड था। मैं अपना तन और मन आपको सौंपता हूं। इवान ने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा और झुककर बोला, अपने मास्टर के प्रति हमेशा लॉयल रहूंगा। वक्त बीतता गया और एक बार फिर क्राउन प्रिंस से मिलने का दिन आ पहुंचा। कैरेज एक हल्की सी चरमराहट के साथ आगे बढ़ रही थी। वायोना कैरेज के अंदर बैठी चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी उंगलियां अपने हाथ में पहनी उस गोल्ड रिंग को हल्के से सहला रही थीं। वो काउंट पिजन की रिंग थी। एक उड़ते हुए पक्षी के क्रेस्ट वाला सिल्वर कॉइन हवा में घूमा। काउंट पिजन और पिजन फैमिली का पूरा मर्चेंट गिल्ड ये सभी इस्तेमाल करते हैं। काउंट फैमिली का क्रेस्ट हमेशा से सेम रहा है, लेकिन बस एक एक्सेप्शन था। सिर्फ काउंट पिजन ही एक अलग क्रेस्ट यूज करते थे, 4 लीफ क्लोवर वाला फैमिली क्रेस्ट। नॉर्मली इसे फैमिली हेड के सील की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नोबल्स को उनकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के बाद ही अपना पर्सनल सील मिलता है। मेरी 18वीं कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के टाइम मैं क्राउन प्रिंस की फियांसी बन गई थी। क्राउन प्रिंसेस का सील ही मेरा सील बन गया था, इसलिए मेरे पास कभी अपना कोई पर्सनल सील नहीं था। लेकिन ये रिंग आपके ग्रैंडफादर ने स्पेशली आपके लिए बनवाई थी, उसने आगे कहा। वो चाहते थे कि आप अपने 18th बर्थडे पर इसे पहने, आपके पैदा होने के पहले पल से ही। उन्होंने आपके लिए हर चीज की प्रेपरेशन शुरू कर दी थी। अन्नाशा सोफे पर बैठी हुई थी। फ्यूचर में आने वाले किसी भी डेंजर से आपको बचाने और आपकी खुशी के लिए उन्होंने कई यूजफुल नोबल्स को ढूंढा और उन्हें ट्रेन किया। एवन और लाई उन्हीं ट्रेनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। एक प्रिकॉशन के तौर पर काउंट पिजन ने मर्चेंट गिल्ड की जिम्मेदारी एवन को सौंप दी और मुझे आपका असिस्टेंट बना दिया। अन्नाशा ने अपना हाथ सीने पर रखा। और एएल को आपके पर्सनल नाइट के रूप में ट्रेन किया गया। एवन का चेहरा एकदम फर्म था, भले ही उसके हाथों में हल्का पसीना था। अन्नाशा के चेहरे पर एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था। मैं उसकी वाइफ इसलिए बनी ताकि मैं जब चाहूं उससे मिल सकूं। जब तुमने पहली बार मुझसे उस बच्चे का जिक्र किया था ना, सच कहूं तो मुझे लगा तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। मैंने उसके साथ बहुत ही थोड़ा सा वक्त बिताया था। उसने मुझसे कहा था कि वो वायोना के लिए अपनी जान तक दे देगा, और फिर उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसे बस एक बार गले लगा लूं, सिर्फ एक बार। उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी थी। भले ही वो एक बहुत ही शेमलेस और ऑकवर्ड सी रिक्वेस्ट थी, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैंने हिम्मत जुटाई। वो रिंग मेरे हाथों में पहनाई गई और उसी वजह से मैं उस बच्चे को पा सकी। उनका हमें दिया गया इकलौता ऑर्डर बस यही था कि हम आपको प्रोटेक्ट करें और हम आखिरी सांस तक इसे मानेंगे। वियोना ने बिना कुछ कहे अपना हाथ धीरे से हवा में उठाया। चाहे मेरी पास्ट लाइफ हो या आज का वक्त, ग्रैंडपा ने हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ प्रिपेयर करके रखा था। मुझे उनके इस प्यार को समझने में बहुत देर लग गई। जब तक मैं उन्हें कुछ रिटर्न कर पाती तब तक वक्त निकल चुका था और आखिरकार मुझे उनकी वैल्यू समझ आई। वियोना ने अपनी रिंग को हल्के से टच किया। उसके चेहरे पर एक गहरी सैड फीलिंग साफ झलक रही थी। तभी दूर पर एक नॉक होती है और एक सर्वेंट अंदर आता है। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई मिस वियोना, उसने कहा। वियोना ने ऊपर देखा और ब्लंटली बोली, मैं तुम्हें नहीं जानती। सर्वेंट ने पूरे रिस्पेक्ट के साथ बाव किया और बोला,
मैं एम्प्रेस के पैलेस का सर्वेंट जर्क हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस वियोना। एम्प्रेस का पैलेस? वियोना ने मन ही मन सोचा, एम्प्रेस के पैलेस का सर्वेंट मेरे पास क्या करने आया है? जर्क ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, क्राउन प्रिंस अभी यहाँ नहीं है। एम्प्रेस को लगा कि कहीं आपकी ये विजिट वेस्ट ना चली जाए, इसलिए उन्होंने स्पेशली मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। वो गया कहाँ? कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। लाइक सीरियसली, मेरा यहाँ आना बिल्कुल वेस्ट हो गया। वायोना बड़बड़ाई और वहां से जाने के लिए मुड़ने ही वाली थी। मिस, प्लीज रुकिए, जर्क की आवाज पीछे से आई, एम्प्रेस आपका वेट कर रही हैं। ये सुनते ही वियोना की आंखें बड़ी हो गईं। एम्प्रेस मेरा वेट कर रही हैं? उनके पास मुझे बुलाने का तो कोई रीजन ही नहीं है, और वो भी तब जब क्राउन प्रिंस खुद यहाँ नहीं है। तारांकन। जर्क थोड़ा अनईजी लग रहा था। मिस, वायोना ने अपने दिमाग में कैलकुलेशन लगाई, अगर ये वाकई एम्प्रेस का भेजा हुआ सर्वेंट है तो इसे रिफ्यूज करना मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। भले ही वो महज एक पपेट एम्प्रेस क्यों ना हो, उसका स्टेटस कोई आम बात तो नहीं है। तारांकन। वियोना ने अपना चेहरा टर्न किया और एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, रास्ता दिखाओ। जर्क ने एक ह्यूज डोर को पुश करके ओपन किया और अनाउंस किया, योर मैजेस्टी, मिस वियोना आ चुकी हैं। अंदर से आवाज आई, उन्हें अंदर आने दो। जैसे ही दूर पूरी तरह खुला, कमरे में रोशनी भर गई। रूम के बिल्कुल एंड में एक ब्राउन हेयर वाली औरत सामने बैठी थी और उसके पास ही एक ब्लॉन्ड लड़की भी मौजूद थी। वियोना ने बहुत ही एलिगेंटली बाव करते हुए कर्टसी किया। वियोना ओसा आर्यंत, एम्पायर की मून को अपना रिस्पेक्ट पे करती है, उसने फॉर्मली कहा। एम्प्रेस ने एक हल्की स्माइल के साथ जवाब दिया, वेलकम मिस वियोना। एम्प्रेस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, प्लीज बैठिए मिस। मैं अपनी जगह पर बैठ गई और बोली, थैंक यू एम्प्रेस। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट ने एक मीठी सी स्माइल दी और कहा, मैंने सुना था कि एम्प्रेस ने आपको यहाँ समन किया है, तो मैंने भी यहाँ आने की परमिशन मांग ली। ये फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट यहाँ सिर्फ मुझे कंपनी देने तो नहीं आई होगी, मैंने मन ही मन सोचा। सच तो ये है कि मुझे एम्प्रेस ने नहीं बुलाया है। पक्का इसी फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट ने एम्प्रेस के नाम पर ये सारा ट्रैप सेट किया है। मैंने एक ठंडी सी स्mirk के साथ जवाब दिया, फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट, आप जो कह रही हैं वो तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट ने तुरंत कहा, मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचती हैं। फिर मैंने थोड़ा रिस्पेक्टफुली पूछा, एम्प्रेस, आपने मुझे यहाँ किस खास वजह से समन किया है? ये सुनकर एम्प्रेस अचानक से नर्वस हो गई। वो। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट ने हंसते हुए बीच में बात काट दी, क्या इसके लिए किसी खास रीजन की जरूरत है? एम्प्रेस की एज का यहाँ कोई नहीं है, वो पैलेस में बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं। मिस, अगर आप अक्सर यहाँ आ जाया करें तो बहुत अच्छा होगा। फिर वो एम्प्रेस की तरफ मुड़ी, है ना एम्प्रेस? एम्प्रेस ने दबी हुई आवाज में बस अपना सिर हिलाया, हाँ। इनर पैलेस में इतने सारे प्रिंसेस और प्रिंसेसेस भरे पड़े हैं, और ये कह रही है कि एम्प्रेस की उम्र का यहाँ कोई नहीं है? मेरी हरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। कितना पैथेटिक झूठ है ये, और इसे कवर अप करने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की जा रही। तारांकन, खैर, आखिर वो फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट है। इसकी टोन से ही साफ पता चलता है कि ये नॉर्मली भी एम्प्रेस को कितना लुक डाउन करती है। मैंने एम्प्रेस के सामने हल्का सा बो किया और कहा, मुझे आने में देर हो गई एम्प्रेस, प्लीज मेरी इस गुस्ताखी को माफ कीजिएगा। एम्प्रेस ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं मिस। फिर एम्प्रेस ने मुझसे काउंट पिजन के मैटर के बारे में पूछा, जिसके बारे में उन्होंने हाल ही में सुना था। मैंने शांति से अपना टीकप उठाया और कहा, आपके इस कंसर्न के लिए थैंक यू एम्प्रेस। तभी फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट के होठों पर एक हल्की सी स्मर्क आ गई। वैसे याद आया, उस इंसिडेंट ने तो हर जगह बवाल मचा रखा है। ऐसी रूमर्स उड़ रही हैं कि मिस, आपने खुद अपने ही भाई को फिनिश कर दिया था? उसने तंज कसते हुए पूछा। मेरी आंखें एकदम शार्प हो गईं और मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा जवाब दिया, हाँ, ये औरत बिल्कुल वैसी ही है जैसी उस वक्त थी, हमेशा चेहरे पर एक फेक स्माइल चिपकाए हुए मुझे प्रोवोक करने की कोशिश करती है। बस ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट हमारी फैमिली मैटर्स में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही हैं, मैंने सोचा। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट ने मीठी छुरी चलाते हुए कहा, अरे, क्या हम जल्द ही एक फैमिली नहीं बनने वाले? तो ये सब जानना तो बिल्कुल नेचुरल है ना? वियोना ने अपने होंठ खोले और उसी के टोन में जवाब दिया, हाँ, हम जल्द ही फैमिली बनने वाले हैं, तो ये तो नेचुरल ही है। आखिर एक दूसरे को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट जो है। ये फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट पहले एक काउंट फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हुआ करती थी। फिर इसने पैलेस में शादी की और एम्परर की कॉन्सॉर्ट बन गई। सबसे बड़े इंपीरियल सन को जन्म देकर इसने न सिर्फ अपनी पोजीशन स्ट्रांग की, बल्कि अपनी काउंट फैमिली को मार्किस फैमिली के स्टेटस तक प्रमोट भी करवा लिया। इसके बेटे को बिल्कुल एक हेयर की तरह ही ट्रेन किया जा रहा था, कम से कम तब तक जब तक प्रेजेंट क्राउन प्रिंस का जन्म नहीं हुआ था। एक वक्त था जब फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट ने सारी लग्जरी एंजॉय की थी और उसका एटीट्यूड आसमान छूता था।
उसे लगता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जिस पल क्राउन प्रिंस का जन्म हुआ, उसके सारे हसीन सपने चकनाचूर हो गए। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सोर्ट और उसके बेटे के लिए क्राउन प्रिंस किसी शिकार से कम नहीं है जिसे उन्हें हर हाल में निगलना है। और फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सोर्ट की नज़रों में मैं भी क्राउन प्रिंस से कुछ अलग नहीं हूं। वायोना की आंखों में एक कोल्डनेस आ गई। लेकिन ये मत सोचना कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगी। मेरा फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सोर्ट से हारने का कोई इरादा नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। तभी वायोना के होठों पर एक शार्प स्मर्क आ गई। वैसे बात निकली है तो फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सोर्ट के पास अभी तक कोई एयर नहीं है ना, उसने तंज कसते हुए कहा। वियोना ने अपना चेहरा एक हाथ पर टिका लिया और बड़े आराम से बोली, चूंकि हम जल्द ही फैमिली बनने वाले हैं तो मेरा कंसर्न दिखाना तो बनता है। मैंने सुना है कि शादी को 10 साल हो चुके हैं। सच में कितनी पिटी की बात है। एम्प्रेस, क्या आपको नहीं लगता? अचानक से बीच में घसीटे जाने पर एम्प्रेस एकदम से घबरा गई। उसका चेहरा नर्वस हो गया। आपके इस कंसर्न के लिए थैंक यू, मैंने शांति से कहा। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सोर्ट ने अपनी बात जारी रखते हुए ताना मारा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस के इरादे इतने गहरे होंगे। यह सुनकर एम्प्रेस की पूरी बॉडी एकदम स्टिफ हो गई। मैंने कामली जवाब दिया, आप मुझे कुछ ज्यादा ही फ्लैटर कर रही हैं योर हाइनेस। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सोर्ट ने मेरी तरफ देखा और एक फेक सिंपैथी के साथ बोली, मिस जैसी काइंड हार्टेड लड़की के बारे में ऐसी रूमर्स उड़ रही हैं, ये सच में बैफलिंग है। ऑनेस्टली कहूं तो मुझे आपकी बहुत टेंशन हो रही है। मैंने विंडो के बाहर देखा और मन ही मन सोचा, ये मुझे पुश करने की कोशिश कर रही है या सिर्फ टेस्ट कर रही है। मैंने अपना चेहरा घुमाया और डिसाइड किया कि चलो थोड़ी देर इसके गेम में इसी के रूल से खेलते हैं। मैं थोड़ी क्यूरियस हूं, आप किन रूमर्स की बात कर रही हैं? फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सोर्ट ने अपनी चाल चलते हुए कहा, क्या लोग ये नहीं कह रहे कि आपको किडनैप कर लिया गया था और टॉर्चर किया गया था? एक लड़की जो जल्द ही क्राउन प्रिंसेस बनने वाली है, उसके लिए ये कितनी डिस्ग्रेसफुल रूमर है। मुझे तो यही डर लग रहा है कि लोग अब आपको किस नज़र से देखेंगे। मेरी आंखों में एक डार्क एक्सप्रेशन आ गया। क्या ये मेरी बातों को सच मानकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है? हमारी तो अभी एंगेजमेंट भी नहीं हुई है। मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेशन लगाई, शादी की बात तो बहुत दूर की है। मैंने एक हल्की सी बेफिक्री के साथ जवाब दिया, ओ तो आप उस छोटी सी बात की टेंशन ले रही थी। मैं भी सोचूं कि आखिर बात क्या है। मेरी इस बेफिक्री पर फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सोर्ट ने फ्राउन किया। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आप हंसी में टाल दें। अगर ये बात हिज मैजेस्टी द एम्परर या हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस के कानों तक पहुंच गई तो क्या होगा? वो फौरन एम्प्रेस की तरफ मुड़ी। सही कहा ना मैंने एम्प्रेस? एम्प्रेस ने अपना सिर नीचे झुका लिया और दबी हुई आवाज में बोली, हाँ बिल्कुल। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सोर्ट ने अपनी बात कंटिन्यू रखी। जरा सोचिए, अगर हिज मैजेस्टी इस बात पर फ्यूरियस हो गए तो क्या होगा? मिस, आपको थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए। मेरी नजरें नीचे झुक गईं। मुझे अच्छे से पता था कि अगर मैंने अपने मुंह से गलती से भी कुछ कहा तो वो इन रूमर्स को सच साबित कर देंगे। यही तो फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सोर्ट का असली खेल है। वो रूमर्स को वेपन की तरह यूज करने में किसी से भी ज्यादा एक्सपर्ट हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं इनके हर अटैक का काउंटर अटैक करूंगी। इनका हर एक स्टेप इन्हें खतरे में डाल देगा। वर्स्ट केस सिनारियो क्या होगा? यही न कि बिना किसी सबूत के मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर क्राउन प्रिंस के साथ मेरी एंगेजमेंट तोड़ दी जाएगी। मैं एक काउंट फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूं, लेकिन अभी जो मेरे चारों तरफ जाल बिछाया जा रहा है, मेरे चारों तरफ बस रूमर्स और मॉकरी का जाल बिछा हुआ है। सच कहूं तो क्राउन प्रिंस के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ने का आइडिया बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। लेकिन अगर मेरी रेप्यूटेशन पूरी तरह रूइन हो गई और तब मेरी एंगेजमेंट टूटी तो मेरे लिए काउंट की एस्टेट में टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। लैंटे को एक इलिजिटिमेट चाइल्ड होने की वजह से मार्किस बनने में पहले ही इतनी ऑब्स्टिकल्स फेस करनी पड़ रही हैं, और अगर मैं घर पर रुकी तो मेरे लिए भी हालात कुछ ऐसे ही होंगे। पीजन मर्चेंट गिल्ड जाना कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। वैसे भी मैंने हाई सोसाइटी में कभी कदम नहीं रखा, तो अगर मैं वहां से गायब भी हो जाऊं तो किसी को कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर वो पिजन मर्चेंट गिल्ड है। मैंने अपने दिमाग में सोचा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और एंगेजमेंट तोड़ना भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस औरत को इतनी आसानी से छोड़ने का मेरे पास कोई रीजन नहीं है। मैंने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। वैसे याद आया, योर हाइनेस भी तो एक स्कैंडल में इन्वॉल्व रह चुकी है ना? यह सुनते ही फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट का एक्सप्रेशन एक ही पल में फ्रीज हो गया। फर्स्ट इंपीरियल सन इस साल 35 के हो गए हैं, है ना? मैंने बहुत ही लाइट टोन में पूछा। ये सब बिल्कुल उसी वक्त की बात है। मैंने सुना है कि वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। मेरे होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। जब योर हाइनेस एक कॉन्सॉर्ट के तौर पर न्यूली पैलेस में एंटर हुई थी, तब कुछ रूमर्स बहुत तेजी से फैल रही थीं। क्या हिज मैजेस्टी द एम्परर ने आपको इतनी आसानी से जाने दिया? फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सोर्ट ने अचानक अपने फैन को जोर से ग्रिप कर लिया।
उसकी सुनहरी आंखों में एक पल के लिए साफ किलिंग इंटेंट चमक उठा। योर हाइनेस के कॉन्सॉर्ट बनने के कुछ ही समय बाद लेट एम्परर की डेथ हो गई थी। फर्स्ट इंपीरियल सन की शक्ल एम्परर से इतनी ज्यादा मिलती थी कि वो स्कैंडल धीरे धीरे शांत हो गया। रॉयल ब्लडलाइन को गार्ड करने वाले ब्लैक रोब्ड प्रीस्ट्स ने भी इस बात को चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन शक के वो कांटे कभी भी पूरी तरह से जड़ से नहीं उखड़ पाए। मैंने एक हल्की सी स्माइल दी। उसे शायद लगा था कि 35 साल पुरानी बात अब किसी को याद नहीं होगी, है ना? फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट की वो सुनहरी आंखें एकदम से सिकुड़ गईं। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट ने अपने हाथ में पकड़े हुए पंखे को हल्के से टैप किया और एक तंज भरे लहजे में बोली, तुम सच में बहुत बोल्ड हो। वायोना ने एक हाथ से अपना मुंह ढका और हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, फ्यूचर में जब आप एम्प्रेस बनेंगी तो आपको इनर कोर्ट की हेड के रूप में सब पर रूल करना होगा। क्या इस तरह की बोल्डनेस उस पोजीशन के लिए जरूरी नहीं है? अचानक उसकी आंखों में एक ठंडक सी आ गई और वो आगे बोली, पैलेस में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी औकात नहीं जानते और ऊंचे स्टेटस तक पहुंचने के झूठे सपने देखते हैं। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट ने उसे कंटेम्पचुअस लुक देते हुए ताना मारा, हद से ज्यादा आगे बढ़ना करेज नहीं बल्कि तुम्हारी रेकलेसनेस है मिस वायोना। वियोना के चेहरे पर स्माइल वैसी ही बनी रही। उसने बड़ी ही चालाकी से कहा, लेकिन कभी कभी इस रेकलेसनेस को भी एबिलिटी मान लिया जाता है। ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि इसे दिखा कौन रहा है। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट ने मजाक उड़ाते हुए स्नीयर किया, एबिलिटी? तुम एबिलिटी की बात कर रही हो? तभी एम्प्रेस अचानक थोड़ा चौंक गई और कुछ सोचते हुए उसने वियोना की आंखों में सीधा देखते हुए पूछा, तुम्हारी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी भी तो पास आ रही है ना? एम्प्रेस की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने आगे कहा, मैं बस क्यूरियस थी कि तुम्हारी सेरेमनी की प्रेपरेशंस कैसी चल रही हैं। वियोना ने अपना सिर झुकाया और बहुत ही मीठी स्माइल के साथ कहा, हर मैजेस्टी द एम्प्रेस को मेरी इतनी फिक्र है, ये जानकर मैं सच में बहुत फ्लैटर्ड फील कर रही हूँ। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट ने भी बीच में टोकते हुए कहा, हाँ मैं भी काफी क्यूरियस हूँ। वियोना बड़ी ही ब्राइट स्माइल के साथ बोली, इसमें प्रिपेयर करने जैसा क्या ही है, आखिर ये बस एक कमिंग ऑफ एज सेरेमनी ही तो है। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट की मुस्कान में अब एक गहरा मतलब छिपा था, लेकिन वो पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार आने वाला दिन होता है और तुम्हारी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी मिस वियोना कुछ ज्यादा ही स्पेशल होगी। ये सुनकर वियोना एकदम सीधी होकर बैठ गई। वो अपने दिमाग में सोचने लगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट को ये न पता हो कि मैं कोई सेरेमनी होस्ट नहीं कर रही हूँ। क्या वो जानबूझकर मुझे प्रोवोक कर रही है? तभी फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट की स्माइल और भी चौड़ी हो गई। अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। उसने थोड़ा आगे की तरफ झुकते हुए एक डार्क टोन में कहा, तुम्हारे पास तो सेरेमनी प्रिपेयर करने में हेल्प करने के लिए कोई है ही नहीं ना? कितनी अफसोस की बात है, बिना किसी गार्डियन के एक नोबल लेडी अपना कमिंग ऑफ एज सेरेमनी कैसे ही मना सकती है? वियोना ने अपनी पलकें झुका लीं और मन ही मन गेम समझ गई। अच्छा तो ये बात है, वो मेरे ही मुंह से ये सुनना चाहती है कि मैं अपनी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी होस्ट नहीं करूंगी। भले ही तुम अपने मैटर्नल और पैटर्नल रिलेटिव्स के बारे में सोच लो, तुम्हें कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलेगा। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, अगर मिस को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मुझे खुशी होगी ये रोल लेने में। तुम्हारा क्या ख्याल है? वियोना ने फ्राउन किया, उसके माथे पर लकीरें पड़ गईं। ये वार सीधा उसके वीक पॉइंट पर लगा था। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट का ये प्रपोजल बहुत जल्दी पूरी हाई सोसाइटी में आग की तरह फैल जाएगा और इस चीज ने उसे एक डेड एंड पर लाकर खड़ा कर दिया था। भला कौन मेरा गार्डियन बनने की हिम्मत करेगा और ओपनली फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट से पंगा लेगा? कोई भी नोबल लेडी इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाना चाहेगी। वायोना ने टेंशन में अपने होंठ काटे, क्या मुझे अब जाकर एना से भीख मांगनी पड़ेगी, भले ही इससे गॉसिप शुरू हो जाए? उसने गहरी सांस ली और कहा, आपकी इस काइंडनेस के लिए मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मेरी मैटर्नल ग्रैंडमदर पहले ही मेरी गार्डियन बनने के लिए मान चुकी हैं। तभी अचानक एक हाथ वायोना के कंधे पर आ टिका। वो बुरी तरह चौंक गई और झटके से पलटी। क्राउन प्रिंस अपने चेहरे पर एक चार्मिंग स्माइल लिए वहां खड़ा था। उसे देखकर वियोना एकदम डम्बफाउंडेड रह गई, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो थोड़ा आगे झुका और मुस्कुराते हुए हल्के से बोला, आई मिस्ड यू मेरी ब्राइड। एम्प्रेस के मुंह से एकदम शॉक में आवाज निकली, योर हाइनेस द क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस उनकी तरफ पलटा और बोला, प्लीज फॉरगिव माई रूडनेस हर मैजेस्टी द एम्प्रेस। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी फियांसी यहाँ है, मुझसे रुका ही नहीं गया। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट की आंखों में एक कोल्डनेस छा गई। एम्पायर के क्राउन प्रिंस इतने रेकलेस कैसे हो सकते हैं? योर हाइनेस, प्लीज अपने वर्ड्स और एक्शंस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पर क्राउन प्रिंस की वो ब्राइट स्माइल वैसी ही रही। अरे, मैं अभी यंग हूँ, मेरी फियांसी की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी बिल्कुल सामने है, तो भला मैं एक्साइटेड कैसे न हूँ? ये सुनकर फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट की स्माइल एकदम गायब हो गई।
क्राउन प्रिंस की आंखों में एक हल्की सी हलचल हुई। वो समझ गया था कि उसकी वो प्रोवोकेटिव स्माइल बड़े ही केयरफुली। भले ही तुम अपने मैटरनल और पैटर्नल रिलेटिव्स के बारे में सोच लो, तुम्हें कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलेगा। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सोर्ट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वायोना को जब उसने अपनी बाहों में लिया तो उसकी बॉडी एकदम फ्रीज हो गई। क्या मुझे भी इसके साथ ये नाटक कंटिन्यू करना पड़ेगा? उसने मन ही मन सोचा। वियोना ने धीरे से विस्पर किया, तुम इतनी लेट क्यों आए? क्राउन प्रिंस की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वायना ने अपना हाथ उठाया और उसके चेस्ट पर रखते हुए बहुत ही प्यार से कहा, मैं कब से आपका वेट कर रही थी योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस ने अपनी पलकें झुकाईं और बड़ी ही स्मूथ आवाज में बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। अगर तुम सीधा मेरे पैलेस में आ जाती तो तुम्हें इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ता। वियोना ने अपने गले के नेकलेस को छूते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सोर्ट के यहाँ होते हुए मैं कुछ करने की हिम्मत नहीं करूंगी? क्राउन प्रिंस ने एकदम एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कहा, हर मैजेस्टी दी एम्प्रेस ने मुझे यहाँ बुलाया था। ये कहकर क्राउन प्रिंस ने वॉयना को और भी कस के हग कर लिया, जिसके जवाब में वियोना की उंगलियों ने भी उसके चेस्ट पर अपनी ग्रिप टाइट कर ली। वियोना ने अपनी आंखें ऊपर की और फुसफुसाई, तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना? क्राउन प्रिंस ने धीरे से विस्पर किया, आज का दिन तो हर मैजेस्टी दी एम्प्रेस ने हम दोनों के लिए अरेंज किया था। फिर उसने एम्प्रेस की तरफ देखा और बोला, लगता है हर मैजेस्टी दी एम्प्रेस बस भूल गई। क्या मैं सही कह रहा हूं योर मैजेस्टी? एम्प्रेस तुरंत क्राउन प्रिंस की तरफ पलटी और झट से बोली, बिल्कुल, क्राउन प्रिंस सही कह रहे हैं। क्राउन प्रिंस ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, किसी को भी योर मैजेस्टी के दिए हुए इस प्रेशियस टाइम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तभी फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट के चेहरे पर एक सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन आ गया। डचेस ऑफ गारफील्ड मिस वियोना की गार्डियन बनने वाली हैं? उसने हैरानी से पूछा। क्राउन प्रिंस ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, हाँ योर हाइनेस। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट कुछ सोचते हुए मन ही मन बोली, वो तो इतने टाइम से सबसे दूर एकांत में रह रही थीं, क्या अचानक उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया? क्राउन प्रिंस ने थोड़ा साइड में टर्न किया और स्माइल करते हुए बोला, आखिरकार मिस वियोना मेरी ग्रैंडमदर की फ्यूचर ग्रैंडडॉटर इन लॉ हैं, तो उनका ये डिसीजन लेना बहुत ही नेचुरल सी बात है। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट ने एक हल्की सी हंसी हंसी, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। उनके हाथ में पकड़े पंखे से एक क्रिस्प स्नैप की आवाज आई। उन्होंने हल्की सी स्माइल के साथ एक ताना मारते हुए कहा, मैं गेस कर सकती हूँ कि सेरेमनी एलायंट हाउस में ही होगी। कितनी अफसोस की बात है कि रॉयल फैमिली इसे विटनेस नहीं कर पाएगी। मेरी फियांसी की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी एराक हॉल में होगी। क्राउन प्रिंस ने बहुत ही कैजुअल टोन में अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी रीजन है जिससे आप यानी हमारी फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट इसे अटेंड न कर सकें। एराक हॉल? ये नाम सुनते ही फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। लेकिन वो जगह? वियोना ने पूरी तरह शौक में आंखें फाड़कर क्राउन प्रिंस की तरफ देखा। वो इंपीरियल पैलेस का सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल है, जिसे सिर्फ बड़े बड़े नेशनल लेवल इवेंट्स के लिए रिजर्व रखा जाता है, और ये लोग उसे कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के लिए यूज करने वाले हैं। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़े पंखे को इतनी जोर से भींचा कि उसकी लकड़ियां कड़कड़ाकर टूट गईं। महज एक मार्किस की बेटी के लिए एराक हॉल का यूज करना, ये पूरी तरह से अब्सर्ड है। क्राउन प्रिंस ने बड़ी ही ठंडी हंसी के साथ उसे घूरा। वो सिर्फ एक मार्किस की बेटी नहीं है, वो मेरी फियांसी है, इस एम्पायर की फ्यूचर क्राउन प्रिंसेस। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सोर्ट अब सच में फूट पड़ने वाली थी। एक मामूली सा बैंक्वेट, और तुमने हर मैजेस्टी दी एम्प्रेस को बाईपास करने की हिम्मत की? एम्प्रेस घबराहट में हकलाने लगी। मैं? फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़ाया और सीधे एम्प्रेस की आंखों में देखते हुए पूछा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपने सच में इसके लिए एग्री किया था? क्राउन प्रिंस ने तुरंत बीच में बोलते हुए कहा, ये सब हिज मैजेस्टी दी एम्परर का डिसीजन है, और इस डिक्री के खिलाफ जाने की हिम्मत तो खुद एम्प्रेस भी नहीं कर सकती, है ना योर मैजेस्टी? एम्प्रेस डर के मारे बुरी तरह कांप उठी। हाँ, हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस बिल्कुल सही कह रही हैं। क्राउन प्रिंस के चेहरे पर अब एक विनर वाली स्माइल आ गई थी। हिज मैजेस्टी की परमिशन से अब खुद एम्परर इस सेरेमनी को होस्ट करने वाले हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप डिसलॉयल होने की गलती बिल्कुल भी न करें। योर हाइनेस द फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट ने क्राउन प्रिंस को इतनी नफरत से घूरा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी, और इसी गुस्से में उसके हाथ में पकड़ा हुआ पंखा फाइनली 2 टुकड़ों में टूटकर गिर गया। क्राउन प्रिंस ने बड़े ही प्यार से वायना को अपनी बाहों में और भी करीब खींच लिया, और तभी वायना के चेहरे पर एक बहुत ही स्मग और ट्रायम्फेंट स्माइल आ गई। क्राउन प्रिंस ने अचानक उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वियोना की आंखें शौक से पूरी तरह फट गईं। ये सब क्या हो रहा है?
उसका सिर चकराने लगा। क्राउन प्रिंस उसे बाहों में लिए गार्डन के बीच से तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। वियोना के गाल शर्म से एकदम लाल हो गए। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? प्लीज मुझे नीचे उतारो। पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी उन गोल्डन आंखों से एकदम कोल्ड लुक के साथ सीधे सामने देखता रहा। क्राउन प्रिंसेस पैलेस के कॉरिडोर्स में चलते हुए वहां खड़ी सारी मेड्स उन्हें देखकर फुसफुसाने लगीं। पैलेस के बैक गार्डन तक पहुंचते पहुंचते सारी मेड्स का टेंशन उन्हीं पर था और वायोना का चेहरा ब्लश करके टमाटर जैसा हो चुका था। हे भगवान, सबके सामने एक आदमी ने मुझे ऐसे गोद में उठाया हुआ है। क्राउन प्रिंस ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक हल्की सी परछाई पड़ रही थी जिससे उसके एक्सप्रेशंस छुप गए। उसने थोड़ी हार्श टोन में पूछा, तुम यहाँ इंपीरियल पैलेस में क्यों आई? वियोना ने कंफ्यूज होकर फ्राउन किया। क्या? वो उसकी तरफ मुड़ा और बोला, क्या तुम्हें मेरा लेटर नहीं मिला? मैंने साफ साफ लिखा था कि यहाँ मत आना। मुझे तो ऐसा कोई लेटर नहीं मिला, उसने जवाब दिया। क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्राउन प्रिंस ने अपनी आंखें बंद कर लीं। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट ने अपना मूव चलना शुरू कर दिया है। वायोना को कुछ समझ नहीं आया। अपना मूव चलना शुरू कर दिया है? वो थोड़ा आगे झुका और अपनी आवाज एकदम लो करके बोला, किसी ने मेरा लेटर बीच में ही इंटरसेप्ट कर लिया। वियोना की आंखें डर से सिकुड़ गईं। तुम्हारा मतलब है वो इंसान फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट है? उसकी आवाज एकदम कोल्ड हो गई। पैलेस में बहुत कम लोग ये बात जानते थे कि मैं आज यहाँ नहीं हूँ, तो इस मास्टरमाइंड को ट्रैक करना मेरे लिए बहुत आसान है। वियोना के दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। तो इसका मतलब, जैसे ही उसे पता चला कि मैं इंपीरियल पैलेस में हूँ, वो सब कुछ छोड़कर मुझे ढूंढने आ गया? क्या वो मेरी फिक्र कर रहा था? क्राउन प्रिंस ने अपना सिर नीचे किया और सीरियस होकर बोला, अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। वायोना ने हैरानी से ऊपर देखा। कॉम्प्रोमाइज? हाँ, उसने डिक्लेयर किया, तुम्हारी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी होकर रहेगी। वायोना ने अपना सिर उठाया और उससे सीधा सवाल किया, तुमने फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट से झूठ क्यों बोला? क्राउन प्रिंस ने जवाब दिया, वो तुम्हारी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है, मैं अपनी मर्जी से अकेले कोई फैसला नहीं लूंगा। वियोना ने पलटकर कहा, लेकिन ये झूठ बहुत ही आउटरेजस था। अब तुम इसे कवर अप कैसे करोगे? उसने अपनी पलकें झुका लीं और शांत आवाज में बोला, वो कोई झूठ नहीं था। हिज मैजेस्टी सच में तुम्हारी सेरेमनी हराक हॉल में ही होस्ट करना चाहते हैं। ये सुनकर वियोना का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। तो क्या मुझे एक और वेडिंग सेरेमनी करनी पड़ेगी? क्राउन प्रिंस ने बड़े प्यार से वियोना के गालों को छुआ। वियोना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम्हारी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होगा। उसने अपना चेहरा थोड़ा साइड किया और आगे बोला, मैं जानता हूं कि तुम इस सेरेमनी को लेकर हेजिटेंट हो, या अगर साफ शब्दों में कहूं तो तुम मुझसे शादी करने को लेकर हेजिटेंट हो। तो क्यों ना हम दोनों एक एक कदम पीछे हटे? थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तुम करो, थोड़ा मैं करूंगा। वायोना ने उसकी आंखों में देखा, अगर मैं इस सेरेमनी के लिए मान जाऊं तो योर हाइनेस मुझे बदले में क्या रिवॉर्ड देंगे? उसने प्रॉमिस करते हुए कहा, मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगा। वियोना ने तुरंत अपनी डिमांड सामने रख दी, तो क्या तुम हमारी ये एंगेजमेंट कैंसिल कर सकते हो? ये सुनते ही क्राउन प्रिंस का एक्सप्रेशन एकदम फ्रीज हो गया। वो तो इम्पॉसिबल है। फिर खुद को थोड़ा काम करते हुए उसने कहा, कुछ रियलिस्टिक मांगो वियोना, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। वियोना ने अपनी नजरें झुका लीं। इस एंगेजमेंट को तोड़ने के अलावा मेरी और कोई डिमांड नहीं है। क्राउन प्रिंस ने अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया और धीरे से खुद से बड़बड़ाया, तुम आखिर किस तरह की इंसान हो? फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूं। अब चूंकि एंगेजमेंट तो कैंसिल नहीं हो सकती, तो कम से कम हम इस वेडिंग को पोस्टपोन तो कर ही सकते हैं। वियोना ने अपनी आंखें बंद की और उसके होंठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। मन ही मन उसने सोचा, चलो ये भी मेरी ही जीत है। उसने अपनी आंखें खोलीं और कहा, ठीक है, हम दोनों एक एक कदम पीछे हटते हैं। क्राउन प्रिंस बस चुपचाप उसे घूरता रहा। थोड़ी देर बाद वियोना ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है? उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम सच में बहुत अजीब इंसान हो। वियोना ने अपना सिर नीचे झुकाया और बड़ी ही कैजुअल टोन में बोली, मुझे तो लगता है कि मैं एकदम नॉर्मल हूँ। खैर जाने दो, वैसे तो मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है। क्राउन प्रिंस का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसने वियोना को वार्निंग देते हुए कहा, जितना हो सके फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट से दूर रहने की कोशिश करो। अभी तुम उससे टक्कर लेने के काबिल नहीं हो। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट अंधेरे में छुपे हुए एक जहरीले सांप की तरह है, वो बहुत ही कनिंग और डेंजरस है। वियोना ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो बस एक मार्किस की बेटी हूं। मेरे पास उसके बुलावों को रिजेक्ट करने का कोई राइट ही नहीं है। क्राउन प्रिंस की आंखों में हंसी की एक हल्की सी चमक आ गई।
मेरी फियांसी सच में बहुत ही मॉडेस्ट है। फिर वो थोड़ा झुका और वायोना के कान में फुसफुसाया, जिस तरह से तुमने फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सॉर्ट को हैंडल किया ना, वो सच में बहुत प्रोफेशनल था। ये सुनकर वायोना की बॉडी एकदम फ्रीज हो गई। तो तुमने सब सुन लिया? उसने पूछा। क्राउन प्रिंस के चेहरे पर एक चालाक सी स्माइल थी। कहते हैं ना, दूसरों का तमाशा देखने में दुनिया का सबसे ज्यादा मजा आता है, और जब गेम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो पहले से चेसबोर्ड को बिगाड़ने का क्या फायदा, उसने मजे लेते हुए कहा। वियोना ने झल्लाकर एक कदम पीछे लिया और जानबूझकर अपनी हील से क्राउन प्रिंस के पैर को कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो फुर्ती से पीछे हट गया। क्राउन प्रिंस ने एक हल्की सी हंसी हंसी, मैं एक ही ट्रिक में बार बार नहीं फंसने वाला। पर अगले ही पल वियोना ने सीधा उसकी पिंडली पर एक जोरदार किक जड़ दी। क्राउन प्रिंस दर्द से चिल्लाया और अपना पैर पकड़कर नीचे बैठ गया। उसका चेहरा दर्द से हल्का लाल हो रहा था। मैं भी, वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन वायोना ने उसकी आंखों में देखते हुए एक बहुत ही विटी स्माइल दी। योर हाइनेस, सेम ट्रिक को 2 बार यूज नहीं करना चाहिए। फाइनली मैं अपनी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी से बच ही नहीं पाई। रॉयल फैमिली ने सारे अरेंजमेंट्स खुद ही टेक ओवर कर लिए थे और मुझे बस रेडी होना था। मेड्स ने वायोना को घेर रखा था और उसकी उस गॉर्जियस रेड ड्रेस को सेट कर रही थीं। अन्नाशा ने इसमें अपना फायदा देख लिया था। वो मुझे यूज करके लुआचा की रेपुटेशन बढ़ाना चाहती थी। मेरी पिछली लाइफ से ये सब बहुत अलग था, लेकिन मुझे भी ये आइडिया बुरा नहीं लगा, इसलिए मैंने एग्री कर लिया। उस खूबसूरत ड्रेस को पहने हुए वियोना ने अपने चेस्ट पर हाथ रखा। सच में लुआचा की ड्रेसेस एकदम टॉप नॉच होती हैं। लांटे भी उसे देखकर तारीफ करने लगा। दीदी, आप सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, लांटे ने चहकते हुए कहा। वायना ने अपना सिर थोड़ा टिल्ट किया और उसकी तरफ देखकर मजाकिया लहजे में बोली, तुम मुझे इस नाम से बुलाना कब बंद करोगे? तभी अन्नाशा वियोना की तरफ बढ़ी और उसने पूछा, तो तुम्हें हमारे स्टाफ का काम कैसा लगा? वियोना ने खुशी से आवाज दी, अन्नाशा। अन्नाशा के हाथों में एक रेड ज्वेलरी बॉक्स था और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसने जैसे ही वो बॉक्स खोला, अंदर एक बेहद खूबसूरत रूबी नेकलेस और इयररिंग्स का सेट चमक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे कमिंग ऑफ एज पर तुम्हें बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। ये मेरी और एवन की तरफ से तुम्हारा गिफ्ट है। अन्नाशा ने आगे बढ़कर वो नेकलेस वियोना को पहना दिया। हमने इसे स्पेशली तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। हमें लगा कि ये तुम्हारी ड्रेस के साथ एकदम परफेक्ट मैच करेगा। एवन को बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी कि वो खुद आकर तुम्हें ये नहीं दे पाई। वियोना ने अपने शोल्डर और कॉलरबोन के पास उन चमकते हुए रूबीज को हल्के से छुआ। वो जेम्स उस ड्रेस के साथ इतने परफेक्टली ब्लेंड हो रहे थे जैसे वो दोनों एक ही सेट का हिस्सा हों। मैं अपनी सेरेमनी में लुआचा का ये डिज़ाइन फ्लॉन्ट करने के लिए सच में बहुत खुश हूँ, वायना ने दिल से तारीफ करते हुए कहा। मुझे ये सच में बहुत पसंद आया। अन्नाशा ने उसे पूरी सैटिस्फैक्शन के साथ देखा और बोली, मुझे पता था कि ये तुम पर बहुत सूट करेगा वियोना। वियोना ने एक हल्की सी स्माइल के साथ उसे छेड़ते हुए कहा, अब तुम खुद यहाँ अपना प्रमोशन करने आई हो तो इसका कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए, है ना? अन्नाशा ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, पूरी की पूरी मर्चेंट गिल्ड तो पहले से ही तुम्हारी है। तुम कुछ ज्यादा ही ग्रीडी नहीं हो रही वायोना? वायोना के होठों पर एक स्मिर्क आ गया। मैं तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा ग्रीडी हूं, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। उसकी ये बात सुनकर अन्नाशा और वहां खड़ी सारी मेड्स मजे से हंसने लगीं। इधर लांटे ने अपना मुंह फुला लिया और क्यूट सी आवाज में बोला, मुझे भी आपकी सेरेमनी में जाना है दीदी। वियोना ने प्यार से लांटे के बालों को सहलाया और बोली, तुम्हें अभी 4 साल और वेट करना पड़ेगा मेरे भाई। और हाँ, उस दिन अगर तुमने ये कहा ना कि तुम्हें नहीं जाना या तुम भागने की कोशिश भी करोगे, तो भी मैं तुम्हें घसीटकर पार्टी में लेकर जाऊंगी। ये सुनते ही अचानक से माहौल थोड़ा बदल गया। अन्नाशा ने बहुत ही सॉफ्ट आवाज में पूछा, लेकिन वियोना? उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो बहुत ही ओवरवेल्म्ड और रेस्टलेस लग रही थी। क्या मैं सच में तुम्हारी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी अटेंड कर सकती हूँ? पिछली लाइफ में तो हाँ, मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था। भले ही अन्नाशा एक काउंटेस है, लेकिन आखिरकार वो एक कॉमनर बैकग्राउंड से आती है। पर अब सब कुछ अलग है। वायोना उसके पीछे खड़ी थी। तुमने कहा ना, बिल्कुल। अन्नाशा ने पीछे मुड़कर देखा और हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन हाई सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव है, इसलिए अगर तुम मेरे साथ एंट्री नहीं करना चाहती तो मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ। वियोना एकदम एलिगेंट तरीके से खड़ी रही। अन्नाशा, तुम मुझे क्या मानती हो? उसने पूछा। अन्नाशा ने हल्का सा अपना सिर झुकाया और बोली, मुझे लगता है कि हम फैमिली हैं। वियोना ने अपनी पलकें झुका लीं। आई एम सॉरी अन्नाशा, लेकिन मैं तुम्हें कभी अपनी फैमिली नहीं मान सकती। ये सुनते ही अन्नाशा की आंखें शौक से सिकुड़ गईं।
वो अपनी जगह पर एकदम सुन्न पड़ गई। वियोना ने अपने हाथ एक साथ जोड़े और बहुत ही सॉफ्ट टोन में कहा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी दोस्त जरूर मानती हूँ। अन्नाशा की आंखें हल्की सी चौड़ी हुईं। दोस्त? वायोना ने एक प्यारी सी स्माइल दी। एक दोस्त की कमिंग ऑफ एज सेरेमोनी अटेंड करना तो बिल्कुल लाजमी है, इसलिए तुम्हें अपना सिर ऊंचा करके पूरे प्राइड के साथ चलना चाहिए। अन्नाशा जब तक मुड़ी, वियोना काफी आगे जा चुकी थी। तो फिर बैंक्वेट में मिलते हैं, उसकी आवाज आई। लांटे दरवाजे पर खड़ा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सा हिचकिचाहट भरा एक्सप्रेशन था। वो तेज कदमों से चलकर वायोना के पास आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कसके वियोना का हाथ पकड़ लिया। वो दोनों एक साथ अगल बगल खड़े थे। लांटे ने वियोना को ध्यान से देखा और बोला, मैं सच में आपको बहुत पसंद करता हूँ। दीदी। वियोना के गाल हल्के से ब्लश कर गए। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनते ही लांटे का चेहरा शर्म से एकदम लाल टमाटर जैसा हो गया। पर तभी वियोना ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन प्लीज ये दीदी वर्ड यूज करना बंद करो। वियोना ने थोड़ा टर्न करके लांटे को देखा। खिली हुई धूप में वो शानदार मैनर चमक रहा था। वियोना और लांटे उस मैनर के सामने खड़े थे। उनके ठीक सामने एक आदमी पीठ दिखाए खड़ा था। वो मार्किस था, जिसने एक वाइट सूट पहना हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और बेरुखी थी। उसने बिना कुछ कहे मुड़कर कैरेज में कदम रखा और बैठ गया। लांटे बस अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा रह गया। सबका ध्यान वायोना पर था और वो बुरी तरह से फिजिट कर रही थी। अगर उसे पहले से पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो वो पक्का अन्नाशा को अपने साथ लेकर आती। मार्किस की नजरें इतनी शार्प थीं, मानो वो किसी के भी आर पार देख सकती हों। तभी एक शानदार डेकोरेशन वाले बड़े से गोल दरवाजे खुलते हैं और एक कैरेज आकर रुकती है। मार्किस सबसे पहले कैरेज से नीचे उतरते हैं। वियोना झटके से मार्किस की तरफ देखती है। जैसे ही वो कुछ कहने वाली होती है, मार्किस अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे वेलकम करते हैं। वायोना मन ही मन सोचती है, क्या सच में मार्किस की कोई इतनी जेंटल साइड भी हो सकती है। वो बहुत ही नरमी से उसका हाथ अपने हाथों में ले लेते हैं। मैं बस बेसिक एटिकेट फॉलो कर रहा हूँ। खैर, ये मार्किस का अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का अपना ही एक अजीब तरीका था। दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े थे और उनके हाथ कसकर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वियोना अपना सिर उठाती है और सीधा उनकी आंखों में देखते हुए पूछती है, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मार्किस बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। इस ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ते हुए वायोना खुद ही बोल पड़ती है, अगर आपको कोई काम नहीं है तो क्या आप मेरा हाथ छोड़ सकते हैं। मार्किस के होंठ हल्के से खुलते हैं। वो आज बहुत ही गहराई से वियोना को घूर रहे थे। फिर वो धीमी आवाज में कहते हैं, तुम आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर वियोना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पूरी तरह से शॉक में थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मार्किस के मुंह से उसे कभी ऐसे वर्ड सुनने को मिलेंगे। मुझे शुरू से ही पता था कि उनका एटीट्यूड काफी खराब रहता है, लेकिन न जाने कब से उन्होंने मेरे साथ रेगुलरली डिनर करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने एस्टेट के सारे इंटरनल अफेयर्स का पूरा कंट्रोल भी मेरे ही हाथों में सौंप दिया। वियोना गहरी सोच में डूब जाती है। आखिर वो अचानक इतना क्यों बदल गए। ये सब आखिर कब से शुरू हुआ। शायद उस दिन के बाद से ही, जब मुझे एहसास हुआ कि हमारा वो ऑकवर्ड सा रिश्ता अब उतना भी बुरा नहीं लग रहा था। आज मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है, तो मुझे हर हाल में अपनी बेस्ट साइड दिखानी ही होगी। वियोना खुशी से फूली नहीं समा रही थी और मन ही मन सोचती है, सब कुछ ठीक ही होगा, है ना। मार्किस उसे देखते हैं और कहते हैं, मैं समझ गया। वियोना अपना हाथ आगे बढ़ाती है और मार्किस उसे प्यार से थाम लेते हैं। एल्हामा हॉल में ये शानदार कमिंग ऑफ एज सेरेमनी शुरू हो चुकी थी। वहां मौजूद मेहमान आपस में गॉसिप करते हुए कहते हैं, वाकई यही वो सेरेमनी है जो लेडी वियोना के बिल्कुल लायक है। फर्स्ट इंपीरियल कॉन्सोर्ट का चेहरा एकदम डार्क पड़ गया था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ छलक रही थीं। उसने अपने हाथ में पकड़े पंखे को कसकर मुट्ठी में भींच लिया और अपनी नजरें सीधे मेन डोर पर गड़ा दीं। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। दूसरी तरफ वियोना उस खुले हुए दरवाजे को घूर रही थी। फाइनली, आखिर मैं यहाँ वापस आ ही गई, उसने मन ही मन सोचा। मार्किस उसके बगल में खड़े थे और वो दोनों एक साथ उस चमकती हुई रोशनी की तरफ आगे बढ़े। वायोना की नजरें भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ीं। आज उसकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी का बड़ा दिन था। हॉल में मौजूद सारे गेस्ट्स आपस में फुसफुसा रहे थे। ओ माय गॉड, ये ड्रेस आखिर किस डिजाइनर ने बनाई है। ये कितनी एलिगेंट और ब्यूटीफुल है। सच में मैंने आज तक इससे ज्यादा आउटस्टैंडिंग ड्रेस कभी नहीं देखी। ये सब सुनकर वायोना के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन तभी उसकी नजर कहीं और चली गई। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए किसी के ब्लैक मिलिट्री बूट्स की क्रिस्प खटखट आवाज गूंजने लगी। वो फुटस्टेप्स धीरे धीरे और करीब आ रहे थे।
वियोना झटके से पीछे मुड़ी और उसकी नजरें एकदम से वहीं जम गईं। दरवाजे के पास क्राउन प्रिंस खड़े थे। उन्होंने एक बहुत ही शानदार व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उनके सिल्वर हेयर हॉल की लाइट्स के नीचे चमक रहे थे। मार्किस और वियोना ने थोड़ा झुककर उन्हें ग्रीट किया। हम एम्पायर के लिटिल सन को अपना रिस्पेक्ट पे करते हैं। क्राउन प्रिंस आगे बढ़े और उन्होंने बड़े ही प्यार से वियोना के हाथ के पिछले हिस्से पर किस किया। वो एकदम लो वॉइस में फुसफुसाए, तुम हमेशा की तरह आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर वियोना के गाल शर्म से लाल हो गए। इतने सारे लोगों की नज़रों के सामने वो और भी ज्यादा बोल्ड बर्ताव कर रहे थे। क्राउन प्रिंस ने बहुत ही एलिगेंट तरीके से थोड़ा झुककर अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या मैं अपनी फियांसी के साथ फर्स्ट डांस कर सकता हूँ? वायोना अपने दिमाग में कैलकुलेट करने लगी। अगर मैंने अपने ही फायांस के साथ ओपनिंग डांस नहीं किया तो कल ही पूरी हाई सोसाइटी में अजीब अजीब रूमर्स और गॉसिप्स फैलने लगेंगी। खैर, ये सिर्फ एक डांस ही तो है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ऑफ कोर्स। क्राउन प्रिंस ने वियोना का हाथ पकड़ा और वो दोनों बड़ी ही स्मूथनेस के साथ डांस फ्लोर पर आ गए। उनके कदम एक दूसरे के साथ एकदम परफेक्ट सिंक में थे। डांस करते करते वियोना को अचानक से एक बात रियलाइज हुई। अब जब मैं इसके बारे में सोच रही हूँ तो ये पहली बार है जब मैं अपने बर्थडे बैंक्वेट में अपने फियांस के साथ डांस कर रही हूँ। उसे याद आया कि कैसे उसकी पिछली लाइफ में उसकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी की सारी चमक क्राउन प्रिंस की शादी की वजह से पूरी तरह फीकी पड़ गई थी। उसका हाथ अचानक से टाइट हुआ और उसने वियोना को बिल्कुल अपने करीब खींच लिया। क्या चल रहा है तुम्हारे इस दिमाग में वियोना? क्राउन प्रिंस की गर्म सांस उसके कानों को छूकर गुजर गई। सिर्फ मेरी तरफ देखो। आखिर ये क्राउन प्रिंस मुझसे चाहता क्या है? वॉयना ने अपना चेहरा हल्का सा साइड कर लिया। देखिए, ये मेरी कमिंग ऑफ एज पार्टी है और मुझे अभी भी बहुत सारे गेस्ट्स को अटेंड करना है।